हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंगथोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो एक्चुअल में क्या है। देखो, उससे पहले हमें रिस्पायरेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पायरेशन क्या चीज़ होती है। रिस्पायरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि ऑक्सीजन जो होती है वो इनटेक हो रही है एंड आउट जो है आउटसाइड पे जो मूव कर रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ ये है कि रिस्पायरेशन की होती है टू टाइप्स, एक होती है ब्रीथिंग और एक होती है ऑर्गेनिज्मिक ब्रीथिंग। तो और जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में सिंपल एक्सचेंज होता है गैसेस का लंग्स की तक, लेकिन उसके बाद जो सेल लेवल पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन है। लेकिन जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो भी आगे मतलब अगर सेल की बात करें तो सेल में भी दो पार्ट्स हैं। एक सेल है खुद सेल के यानी साइटोप्लाज्म, और दूसरा जो है वो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है। तो मतलब ये कि ये जो रिस्पायरेशन है ये विद इन सेल हो रही है लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज तक भी जा रही है। तो अभी हमने यहाँ पे मेन चीज़ ये डिस्कस करनी है कि कैसे। तो अभी हम देखेंगे काइंड्स जो है ना सेलुलर रिस्पायरेशन की, वो क्या है। सबसे पहले आती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो अगर यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज ना भी हो रहा हो तो उस लेवल पे भी मतलब ये कि ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो फिर भी क्या होता है कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये सारा काम जो होता है ये चल रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद चलती है क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो दोनों काम है ये हो रहे होते हैं उसकी खास ऑर्गेनेली के अंदर, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हमने ये देखना है कि ग्लाइकोलिसिस जो है ना वो एक्चुअल में क्या है। ग्लाइकोलिसिस देखेंगे, क्रेब साइकिल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि ये तीनों के तीनों टॉपिक्स जो हैं वो एक ही इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ये बड़ा ही इजी प्रोसीजर है जिसमें ग्लूकोज जो होती है उसको पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे इसके फर्दर स्टेप्स। उसके बाद हम देखेंगे फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस होती है उसकी दो फेजेस होती हैं। एक होती है प्रिपरेटरी फेज, मतलब ये कि यहाँ पे एटीपी यूज़ होती है, और प्रिपेयरिंग फेज है, इसको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। यहाँ पे मतलब चीज़ें तैयार हो रही हैं। और उसके बाद जो है दूसरी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज, मतलब ये कि यहाँ पे आपको जो एनर्जी है वो गेन होगी। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एटीपी एक फॉर्मेशन होगी और दूसरा एनएडीएच जो है ना वो बन जाएंगे। एनएडीएच जो होते हैं वो 3 एटीपी जो है वो रिलीज करते हैं। तो इस वजह से ये बेनिफिशियल फेज है, यानी कि इसमें पे ऑफ है, और दूसरी जो है वो प्रिपरेटरी है, यानी कि उसमें एनर्जी यूज़ होगी और नीचे वाले में एनर्जी जो है वो आपको गेन हो जाएगी। उसके बाद हम इसके स्टेप्स की तरफ जाएंगे। तो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो है ना वो ग्लाइकोलिसिस का वो ये है कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब ये कि इसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। मतलब ये कि यहाँ पे 6 कार्बन था, उसके साथ जो पी आई है, पी आई का मतलब ये कि फास्फेट ग्रुप जो है वो जाके अटैच हो जाएगा। एंड इस स्टेप के लिए यहाँ पे चाहिए एटीपी, क्योंकि जो फास्फेट ग्रुप है वो एटीपी से आएगा। एंड रिलीज एडीपी, जब एटीपी से एक फास्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव होगा और जाके 6 कार्बन के साथ अटैच होगा, तो हम कहते हैं कि अभी यहाँ पे क्या रह गया है, एडीपी जस्ट बाकी रह गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप। इसमें क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं, या तो ब्रेकिंग कह सकते हैं या फिर आप कन्वर्जन लिख सकते हो, यहाँ पे जो आपका दिल करे। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है इसको इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड जब उसका आइसोमर है उसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट। एंड यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसको हम कहते हैं आइसोमेरेज। एंड यहाँ पे कोई किसी किस्म की एटीपी यूज़ नहीं होती। उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसकी ब्रेकिंग होगी या फिर कन्वर्जन होगी। तो इसमें जो फ्रक्टोज होता है वो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, अब पहले 6 कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप था, अब भी जो है वो 1 कार्बन के साथ
फास्फेट ग्रुप लगेगा और फास्फेट ग्रुप आएगा कहाँ से, एटीपी से। मतलब ये कि यहाँ पे एटीपी यूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से एक फास्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा और उसके बाद एडीपी जो है वो ओवरऑल यहाँ से रिमूव होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हम ये देखेंगे कि जो फ्रक्टोज है 1,6 फॉस्फेट, इसकी कन्वर्जन किस में होगी। तो इसकी कन्वर्जन जो है ना वो दो कंपाउंड में हो सकती है, यानी कि दो आइसोमर कंपाउंड में हो सकती है। वो दोनों एक जैसे होंगे, सिर्फ जस्ट उनके नेम्स जो है वो डिफरेंट होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, बाकी उनमें सारी कंपोजिशन वगैरह सारी सिमिलर होगी। तो यानी कि दो आइसोमर्स जो होते हैं उनमें से किसी भी एक के अंदर या दोनों के अंदर वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो पहला है उसको हम कहते हैं डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DAP। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों की कन्वर्जन होगी नेक्स्ट के अंदर, एंड उस नेक्स्ट में हम कहते हैं कि ये पे ऑफ जो फेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जैसे ही वो कन्वर्ट होगा तो 2 NAD उसके पास आएंगे और उनके साथ H जो होगा वो अटैच हो जाएगा। एंड उसके नेक्स्ट में ये क्या बनेगा, ये जो G3P है या फिर DAP है, ये दोनों जो होंगे या इनमें से कोई भी एक ये कन्वर्ट होके 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएंगे, यानी PBG जो है ना ये बन जाएंगे, BPG बन जाएंगे। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इसका मतलब क्या है कि बिस मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे लग चुके हैं। नेक्स्ट में हमने इसकी कन्वर्जन जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे कि BPG जो है ये किस में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, एंड जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इट्स मीन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ATP रिलीज हो रही है। एंड 2 ATP क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर से 2 प्रोडक्ट्स आ रहे थे। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो थे ये 2 बने थे, क्योंकि ऊपर हमारे पास उससे पहले जो प्रोडक्ट्स थी वो 2 बनी थी। चाहे वो आइसोमर में बनती है या दोनों एक जैसी बन जाती है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। एंड उसके बाद यहाँ पे 2 ATP जो है यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी 1 कार्बन वाला फॉस्फेट ग्रुप था वो यहाँ से रिलीज हो गया। ये आपको सारी उस वक्त ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसकी डायग्राम जो बना के समझाऊंगी। तो अभी हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ 3PG कि 3PG जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2PG में, यानी कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप 3 कार्बन के साथ अटैच था वो जाके चला गया है 2 कार्बन के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ 2PG। 2PG जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ, यानी PEP के साथ। एंड यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, एंड साथ में जो ATP है वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें निकलेगी, जिसमें PEP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर, और 2 ATP मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो जो लास्ट वाले हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप रह गए थे, ठीक है, वो जो कार्बन 3 पे था और फिर कार्बन 2 पे आया था, वही फॉस्फेट जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। एंड 2 फॉस्फेट हैं क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स चल रही हैं, इस वजह से हम कहते हैं 2 ATP प्रोडक्ट्स होती हैं यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, और 2 ADP जो है वो यहाँ पे आए हैं जो कि कन्वर्ट हो गए 2 ATP के अंदर। एंड यही ATP जो है ये एनर्जी की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हुई। उसके बाद हम इस पायरुवेट जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA के अंदर, और ये आगे क्रेब साइकिल के अंदर यूज़ होता है। तो ये आगे फर्दर हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हुई थी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर्स में। अगर आप ऐसा करते हैं कि इनको पूरा
पढ़ते हैं, हो सकता है कि वो आपको मोस्टली सिर्फ स्ट्रक्चर ही दे दे कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे, इसके जस्ट पॉइंट्स लिख दें। तो जब आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे तो आप जब पॉइंट्स लिखने पे आते हैं तो जो बुक है आपकी उसके ऊपर इतना अच्छे से क्लियरली नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने इन सब के पॉइंट्स जो है ना बना के आपको अलग कर दिए। तो अभी हम जो है ना इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप देख चुके हैं कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है एंड किस तरह कब फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ होता है, कब वहाँ पे अटैच हो रहा है, कौन से कार्बन पे अटैच हो रहा है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक डायग्राम में या फिर हम कह सकते हैं फ्लो चार्ट है, उसके फॉर्म में दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से कन्वर्ट होगा। सबसे पहले ये आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ। जब कन्वर्ट हो रहा है मतलब ये कि इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, तो वो फास्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, एटीपी से। जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है वो एटीपी यहाँ पे एंटर हो चुकी है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आइसोमर के अंदर जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट। एंड फिर क्या होगा कि यहाँ पे दोबारा एक एटीपी जो है वो यूज़ होगी। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखी तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या है एटीपी। तो एटीपी जो है यहाँ पे एक और यूज़ होगी जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, बल्कि फास्फेट भी नहीं जस्ट डाई फास्फेट बनेगा क्योंकि यहाँ पे 2 फास्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वही जो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बल्कि डाई फास्फेट है वो आगे बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। एंड ये जो है ये 2 बनेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। देखिए अब 2 बनने की वजह ये है कि यहाँ पे जो ऊपर मॉलिक्यूल यहाँ तक आ रहे थे वो 6 कार्बन वाले थे, ठीक है। अब जब नीचे ये 2 बने हैं तो 2 का मतलब क्या है कि 3 कार्बन का एक और 3 कार्बन का एक, यानी कि 2 जो है मॉलिक्यूल वो बन जाएंगे। अभी इन्हीं मॉलिक्यूल की आगे सारी कहानी है कि अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट के अंदर, या फिर हम कहते हैं बिस फास्फोग्लिसरेट के अंदर। एंड इधर जो है 2 फास्फेट ग्रुप वो आके जो हम कहते हैं कि यहाँ पे यूज़ होंगे और 2 NADH जो है वो बन जाएंगे, यानी NAD पॉजिटिव आए हैं हमारे पास, उनके साथ H जो है वो अटैच हो गए हैं। और वो H कहाँ से गए हैं, वो H जो है वो यहाँ से चले गए हैं, रिमूव हो गए हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये जो फास्फेट आपको नज़र आ रहा है 2P पर्पल कलर का, ये यहाँ से रिलीज़ होगा जिसकी वजह से 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एंड 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट जो है वो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। और जब 3 में जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है जो 1 कार्बन वाले जो फास्फेट ग्रुप थे, अब ये 2 ग्रुप है ना, ठीक है, तो उन दोनों पे जो जो फास्फेट ग्रुप थे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, वो इजीली रिलीज़ हो जाएंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका आइसोमर बनेगा 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट आ जाएगा। मतलब ये कि अगर उसके 3 कार्बन वाले पे था तो अब वो 2 कार्बन वाले पे आ गया है। जैसे कि अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप समझ लें कि ये क्या है, ये 3 कार्बन है, तो और दूसरा जो है उसके भी 3 कार्बन है। अब दोनों का जो फर्स्ट वाला था वहाँ पे लगा हुआ था एक फास्फेट ग्रुप, तो ये फास्फेट ग्रुप एक इधर से रिलीज हुआ एक इधर से रिलीज हुआ, तो ये हमारे पास 2 ATP बन गई। एंड उसके बाद कहते हैं कि ये क्या बन गया, अब सिर्फ 3 फास्फेट, यानी इसके 3 वाले पे भी क्या लगा हुआ था, फास्फेट ग्रुप लगा हुआ था। अब इन दोनों का क्या हुआ है कि ये आइसोमर में जब कन्वर्ट हुए हैं तो जस्ट इनके जो फास्फेट ग्रुप था वो हम कहते हैं कि वो रिमूव हो गया है, बल्कि वो अब किसी और पे चला गया, क्योंकि ये समझ लें कि ये 3 कार्बन है, ये जो दायरे मैंने लगाए ये कार्बन है और इसमें जो उसका सेकंड वाला है उसके साथ क्या अटैच हो गया है, PI अटैच हो गया है, यानी कि उसका फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया। और इसी तरह जो दूसरा था उसका दूसरा चल रहा था साथ में, उसके भी सेकंड वाले के साथ जो है ना वो PI जो है वो अटैच हो गया है। तो इट्स मीन कि इस तरह से ये क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, ये अपने आइसोमर में चले जाते हैं। और साथ में क्या होगा
कि यहाँ पे बना फॉस्फोइनोल पायरुवेट और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ से रिलीज हो गए। इधर से जो है ना 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, अब एक ने एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया, ठीक है, 3 कार्बन वाले ने, और दूसरा जो 3 कार्बन वाला था उसने एक रिलीज किया, तो दोनों टोटल मिला के क्या हो गए, 2 हो गए। तभी यहाँ पे ये जितने भी है ना हर जगह उसने 2x लिखा है, मतलब ये दो दो चीजें नीचे चल रही है। उसके बाद फिर क्या होगा कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है जब वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर, तो पायरुवेट में कन्वर्ट होने से पहले वो क्या करेगा, 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है ना रिलीज कर देगा, क्योंकि इसने एक्चुअल में रिलीज क्या किया है, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज किया है, जो कि एडीपी जो होता है उसके साथ मिला है, और उसने जाके क्या बना दिया है, एटीपी बना दी है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दी है। और फिर इसके एंड में क्या हुआ, 2 पायरुवेट रिलीज हो गए हैं। यही पायरुवेट आगे जाएंगे क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल जो है वो चलेगा, एंड उसमें ये जो पायरुवेट होंगे, अब ये 2 है ना, तो इस वजह से एक जो पायरुवेट होता है वो एक क्रेब साइकिल को चलाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे को चलाएगा, तो मतलब एट अ टाइम 2 साइकिल्स जो है वो जहाँ पे चलेंगे, और फिर वहाँ पे भी FADH2 यानी कि एनर्जी के प्रोडक्ट्स बनेंगी, NADH बनेगा, एंड साथ में जो ATP है या GTP है वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो आना शुरू हो गई है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आप देख सकते हैं कितनी एनर्जी आई है। तो सोचिए आप जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल रोज खाते हैं, यानी कि अगर एक्चुअल में हम देखें तो जो आप रोटी वगैरह खा रहे होते हैं, या जो आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी चीज़ खाते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होती है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो ग्लूकोज आपको कितनी जाके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तब भी जाके आपका ब्रेन, आपकी पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर वर्क करती है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।